नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मूड। आज आपको प्रिंस एजुकेशन हब सीकर की अग्रणी संस्था पीसीपी की दो ऐसी होनहार प्रतिभाओं से मुखातिब करवाता हूं जो हमेशा क्लास में बैक बेंचर रहे। पीसीपी में रहते हुए कभी भी आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो छोड़िए, 7वीं 8वीं रो में भी नहीं बैठे, हमेशा पिछली बेंच पे बैठते थे और वो बेंच फिक्स थी, उसके ऊपर ये दोनों ही बैठते थे। दोनों की दोस्ती जितनी मजबूत है, इतना ही मजबूत इनका इरादा है, इतना ही मजबूत इनका जुनून है और इतनी ही मजबूत धुन के ये दोनों धनी हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब का वो गाना कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज एक 645 नंबरों के साथ मोहम्मद इदरीस मेडिकल कॉलेज में जा रहा है और दूसरा 635 नंबरों के साथ कुबेर सिंह मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। दोनों के नंबर भी लमसम ही आए हैं। एक बेंच पर बैठना, साथ रहना, पढ़ना, खाना पीना और तैयारी करना। आज का ये इंटरव्यू उन प्रतिभाओं के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकता है जो क्लास की पिछली बेंच पर बैठ करके ये सोचते हैं कि सिलेक्शन तो फ्रंट लाइन वालों का होता है, सिलेक्शन तो सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन वालों का होता है, हमारा कहां नंबर आएगा। आप अगर अपनी धुन के पक्के हैं, अगर अपने जुनून के पक्के हैं, तो क्लास में कहां बैठते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा काम हौसलों का काम है। क्लास के किसी भी कोने में बैठ करके अगर आप अपने हौसलों को जिंदा रखते हैं, अपने सपनों को जिंदा रखते हैं, तो आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि चल हट, तुझको ना पाले इतनी भी तेरी औकात नहीं। आप दोनों इस कथन के ऊपर सटीक बैठते हैं। तो आइए, मोहम्मद इदरीस आप मकराना नागौर से हैं और कुबेर सिंह आप बानसूर अलवर से हैं। आप दोनों से मुखातिब होते हैं। दोनों की कहानी भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का याराना, दोनों की दोस्ती और अपने सपनों के लिए दोनों का साझा संघर्ष, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद इदरीस तक पहुंचना चाहूंगा। इदरीस, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। आपके समुदाय में पढ़ाई का उतना चार्म नहीं है जितना अक्सर होता है। आपने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। अपनी मां के अकेले बेटे आप हैं। 3-4 साल की उम्र जब आपकी थी, उस समय आपके पिताजी इस दुनिया को छोड़ गए थे। मां का संघर्ष, आपका संघर्ष, आपके सपने और आज आपकी सफलता, इस पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सिर्फ मेरी माँ को। मां को? बिल्कुल। तो मां ने आपके लिए कितना संघर्ष किया? बहुत बार आपने देखा होगा कि आप माँ बेटे दोनों अकेले में बैठते होंगे, कई बार चर्चा करते होंगे कि कंपटीशन है, बहुत टफ होता है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? जब मैं बहुत छोटा था, शायद नर्सरी क्लास में था जी, तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। जी, ठीक है। फिर मेरी माँ तकरीबन उस टाइम गर्भवती थी, तो एक मेरी बहन हुई उस टाइम, और उसके कुछ ही दिनों बाद जी, मेरी माँ को एहसास हुआ कि मतलब ऐसा लगने लगा उनको फैमिली में कि अब हम शायद बोझ है, हमारी तरफ से कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं होगी, हमारे उधर तालीम का बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। अक्सर बच्चे यही करते, ग्रेजुएशन कर लेते किसी भी ऐसे वैसे कॉलेज से, या तो फैमिली का बिजनेस होता है या फिर लेबर बन जाते हैं। जी, ठीक है। तो मेरी माँ ने सोचा कि कुछ तो अलग होना चाहिए। तो उस टाइम वो सिर्फ 5वीं पढ़ी हुई थी, क्योंकि वो भी गांव से थी, तो घर में वहाँ पे वैसे भी नहीं पढ़ाते थे बच्चों को। आपकी माँ की तालीम महज 5वीं पास है? 5वीं पास थी। फिर जब मेरी माँ 3 बच्चों की माँ थी और एक विधवा भी थी, उस वक्त उनकी उम्र 25 वर्ष की थी जी। तब वो मेरे ननिहाल गई। उन्होंने मेरी नानी और मेरे मामा को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ जी। तो मेरी नानी ने इजाज़त दे दी और मेरे मामा भी मान गए, राज़ी हो गए इस बात के लिए। फिर मेरी माँ ने 8वीं क्लास की परीक्षा दी उस टाइम। अच्छा। एक जगह वो ट्यूशन भी पढ़ती थी अपने कम उम्र की बच्ची से, मैथ पढ़ती थी वहाँ पे। अपने से कम उम्र की बच्ची से वो ट्यूशन पढ़ती, बच्ची से ट्यूशन सीखने की ललक, सलामी हो गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने पेपर दिया 8वीं क्लास के, बोर्ड दिए सारे,
तो सब पास कर लिए उन्होंने, बस एक हिंदी में सप्लीमेंट्री आ गई। अच्छा। ठीक है, तो फिर वो बहुत डर गई थी। फिर उन्होंने जैसे जैसे करके सप्लीमेंट्री के वापस पेपर दिए एंड फाइनली वो पास हो गई थी। जी। ठीक है, पास होने के बाद वापस घर आई और उन्होंने आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई कर दिया। ओके। ठीक है, और कुछ ही महीनों में उनका रिज़ल्ट भी आ गया और वो सहायिका के लिए सेलेक्ट हो चुकी थी। ओके। सहायिका के लिए सेलेक्ट हो गई। उस टाइम उनकी जो सैलरी थी वो 500 रुपये थी। ये तकरीबन 2009 की बात है, शायद 7 या 9 की, ऐसा कुछ। तो 500 रुपये ये थे और 400 रुपये पेंशन के आते थे, तो 900 रुपये थे। तो इन 900 रुपये के साथ वो हमको लेके हमारे ददियाल आ गई। जी। ऊपर एक कमरा था, साथ में एक रसोई थी, तो हम ऊपर ही रहते थे। ठीक है, एक कमरे के घर में आप तीनों भाई बहनों को माँ ने पाला। जी बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी जाना शुरू कर दिया। घर पे वो सिलाई जानती थी थोड़ी बहुत, तो वो सिलाई भी कर लेती थी। तो इस तरह करके उन्होंने जैसे तैसे हमें पढ़ाया भी और गुजारा भी चलाया। जी। उस टाइम हमारे पास में एक मदरसा था 5वीं क्लास तक। जी। तो वहाँ पे हम दोनों तीनों बहन भाई की पढ़ाई होती थी वहाँ पे। जी। ठीक है, वो मुस्लिम ट्रस्ट पे था, तो फीस कुछ ज़्यादा थी नहीं। 5वीं क्लास हमने वहाँ से पढ़ ली। फिर उसके बाद जब 10वीं क्लास के लिए, मतलब 6ठी से 10वीं क्लास के लिए मैंने दूसरे मदरसे में एडमिशन लिया, तो वो भी मुस्लिम ट्रस्ट पे ही था, तो उसकी भी ज़्यादा फीस नहीं थी, तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। ठीक है। 10वीं क्लास मैंने पढ़ ली और मेरे 92.83 परसेंटेज थे। ओके। इतने अच्छे परसेंटेज के साथ मेरा एक दोस्त था जावेद नाम का, जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। उससे मिला मैं, तो उसने मुझे बताया कि वो जा रहा है सीकर प्रिंस स्कूल में पढ़ने के लिए। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तू जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ देखने। तो मैं उसके साथ यहाँ प्रिंस देखने के लिए आ गया। ओके। मैं सिर्फ देखने आया था, और उस टाइम में सबसे पहले अपने ज़िले से बाहर निकला था। इससे पहले मैं अपने ज़िले से कभी बाहर नहीं गया था। और फिर जब मैंने यहाँ पे आके देखा, कांच की इमारतें थी, ऊंचे ऊंचे हॉस्टल्स थे, इतने सारे बच्चे थे, तो एक तरह से मेरा बचपन से मन था ही कि किसी अच्छे ऊंचे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करें। तो मैंने मन तो बना लिया था पढ़ने का, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी उस टाइम फ़ीस की। हालांकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो कोचिंग का फ़ीस तो इन्होंने बिल्कुल ही नहीं लिया था, लेकिन हॉस्टल का फ़ीस था। फिर भी मैं घर गया, घर पे जाके मैंने अम्मी को बताया कि मैं आज स्कूल देख के आया हूँ और मुझे स्कूल अच्छा भी लगा है। तो अम्मी ने कहा कि अगर तेरा पढ़ने का मन है तो तेरे को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मतलब एक महिला जो दिन में सहायिका का काम करती थी, जी सुबह शाम सिलाई करती थी, जी बिल्कुल नॉर्मल सा घर चलाने में भी वो सक्षम नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही। फिर भी आपके सपनों के बीच में उन्होंने अपनी परिस्थितियों को नहीं आने दिया। हाँ ये बिल्कुल। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी एक बिल्कुल। शेर है मनोहर राणा साहब का बहुत अच्छा, कि हालात बुरे थे लेकिन अमीर बना के रखती थी, हम गरीब थे ये सिर्फ माँ जानती थी। जी बिल्कुल। जी। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर तेरे को पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस का हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी। फिर जैसे तैसे करके 11th क्लास की फ़ीस तो मेरी माँ ने उधार करके इधर उधर से जो कुछ भी बचे थे घर में, जी। उन सबको करके 11th की फ़ीस तो भर दी। फिर जब मैं 12th क्लास में आया, तो जाहिर सी बात है 12th में आने पे फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो जो पैसा था वो मेरे पहले लगा चुके थे, अब कुछ था नहीं घर पे। फिर मैंने अपने समाज के कुछ अच्छे लोगों को बताया कि मैं फ़ला जगह पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। 12th क्लास की फ़ीस उन्होंने ही भरी थी, ऐसा था। ऐसे करके 12th भी पास कर ली। 12th में मेरे 92.6% थे, ओके। और 12th के साथ मैंने नीट दिया था, तो नीट में मेरे 493 मार्क्स आए थे। ठीक है। तो इसके बाद मम्मी ने फ़ोन करके पूछा कि पेपर कैसा हुआ नीट का। तो मैंने कहा पेपर तो इतना ख़ास हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। मम्मी ने कहा ठीक है, फिर अब तो क्या ही हो सकता है। फिर बाद में मैं गया पीसीपी में पीयूष सर के पास। पीयूष सर को जाके मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं टारगेट यहाँ से करना चाहता हूँ, लेकिन फ़ीस नहीं दे सकता। पीयूष सर ने कहा कोई बात नहीं, कलाम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, देख लेंगे अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो। फिर मैंने कलाम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मेरे घर पे जाके देख के आए और मैं सेलेक्ट हो गया। ठीक है। कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए। जी बिल्कुल। जी। तो उसके बाद मैंने पहला टारगेट यहाँ से किया। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, कोरोना आ गया था, तो लॉकडाउन लग गया था, तो लास्ट में जाके हम घर चले गए। जी। घर पे मेरे पास लैपटॉप तो था नहीं कोई, तो इतनी ख़ास मेरी पढ़ाई हो नहीं सकी।
बिल्कुल। मोबाइल में टेस्ट देता था तो वो इतना मज़ा भी नहीं आता था और कभी कभी दे भी नहीं पाता था। तो उस साल मेरे नीट में मार्क्स आए थे 588। हम्म, तो ये मार्क्स भी अच्छे नहीं थे क्योंकि उस साल कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी। तो फिर मैं फिर से निराश हो गया, एकदम बुरी तरह से निराश हो गया। और मैंने मन बना लिया कि BDS BOMS जो भी मिलेगी कुछ भी ले लूँगा, फिर से मैं नहीं जा सकता। तो मम्मी ने बहुत ज़िद की कि ऐसे कैसे रास्ते में आके छोड़ सकता है, क्योंकि मम्मी देख रही थी कि हमारे आसपास जितने भी लोग ग्रेजुएशन करके बैठे थे सारे, कोई भी कुछ ऐसा मतलब खास आपका काम नहीं कर हौसला रहा था। थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन माँ का हौसला जी कमजोर बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जी। फिर मेरे जो समाज के लोग थे जिन्होंने 12th में मदद की थी, उन्होंने भी कहा कि अगर पैसों की दिक्कत है तो फिक्र मत करो, हम बिल्कुल मदद कर देंगे तुम्हारी। तभी प्रिंस से फ़ोन आ गया कि अगर तुम फिर से टारगेट करना चाहते हो तो आपको कलाम छात्रवृत्ति में फिर से हम ले लेंगे। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मेरा तो फिर भी मन नहीं था, लेकिन घर वालों के दबाव में आके मैंने कहा ठीक है एक बार और देख लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आने के बाद शुरू में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, बिल्कुल भी। बच्चे आते थे जो सिलेक्ट होके आते थे, काउंसलिंग के लिए आते थे, उनको देख के मैं और डिमोटिवेट हो जाता अच्छा। एकदम, मतलब। फिर बाद में कुबेर से मिला मैं उसी टाइम पे, ये भी यहाँ आया हुआ था। जी। इससे मैंने पूछा तो इसने मेरे को बताया कि ये KVPY सेलेक्टेड भी है, इसने मेन भी क्लियर कर लिया 99% के साथ, परसेंटाइल के साथ, और उसके साथ ICR भी उसने क्लियर कर लिया था। जी। लेकिन नीट में इसका भी नहीं हुआ और ये भी यहाँ से रिपीट कर रहा है। जी। तो इसे देख के मुझे हौसला मिला कि जो इसका भी नहीं हो सकता तो फिर मैं तो क्या ही चीज़ हूँ इसके सामने। बिल्कुल। तो इसे देख के मुझे बहुत हौसला मिला, फिर इससे दोस्ती भी हो गई। एक बेंच पर बैठने का कारण यही रहा। हाँ यही रहा। तो उसके बाद फिर हमने साथ साथ पढ़ाई भी की, काफ़ी हम डिस्कस भी करते थे, टेस्ट भी देते थे। जी। और उसके बाद फिर पढ़ते रहे। मुझे उम्मीद तो पिछले साल भी थी क्योंकि मैंने अच्छी मेहनत की थी कि सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा, लेकिन पिछले साल नहीं हो पाया। तो इस साल मुझे ऐसा ही लगता था कि अब तो सब अल्लाह के भरोसे है। मैं तो मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ, जी। बाकी सब अल्लाह के भरोसे है। तो इसके साथ करते करते पढ़ाई की और बस आज आपके बिल्कुल सामने। इदरीस, आपकी माँ का संघर्ष और उनका हौसला सलाम करने योग्य है। जब घर जाओ तो मेरी तरफ से भी उनको प्रणाम बोलना, मेरी तरफ से भी एक बार पाँव छूना। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, एक महिला जो 25 साल की उम्र में विधवा हो गई, एक कमरे के घर में अपने 3 बच्चों को पाला पोसा, 5वीं पास उस समय थी, लेकिन 3 बच्चों की मां होने के बावजूद 8वीं का इम्तिहान दिया, एग्जाम दी, अपनी तालीम को कंटिन्यू रखा। उसके बाद में सहायिका का छोटा सा काम शुरू किया, सिलाई की, लेकिन अपने बच्चों के सपनों को नहीं टूटने दिया। मुझे फिर मां पर एक शेर याद आ रहा है कि मैंने चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, जन्नत तो नहीं देखी, लेकिन इन आंखों ने मां देखी। आप अपनी मां को कुछ डेडिकेट करना चाहिए इदरीस? मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा कि जी। इस जुल्म की दुनिया में फ़कत प्यार मेरी माँ, क्या बात। इस जुल्म की दुनिया में फ़कत प्यार मेरी माँ, मेरे लिए है साये दीवार मेरी माँ, नफ़रतों के जज़ीरों से मोहब्बत की हदों तक, हाँ प्यार है, बस प्यार है, हाँ प्यार मेरी माँ। क्या बात, गजब। और माँ का यही प्यार, माँ की यही दुआएं आपको इस मुकाम तक लेकर के आ गई हैं। जी इदरीस, कल को आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। माँ के इस प्यार को मत भूलना, माँ के इस संघर्ष को मत भूलना। और माँ ने गरीबी के बावजूद जिस तरीके से आपको अमीर बना करके रखा, जिस तरीके से पाला पोसा, बुढ़ापे में उस माँ को यह एहसास होना चाहिए कि मैं इस धरती की रानी हूँ, मेरे से अमीर इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे संघर्ष को जानता है, उन दिनों को जानता है जब एक एक पाई के लिए हम लोग मोहताज थे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बड़े डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बने, समाज के काम आए, लोगों की सेवा करें। मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इदरीस प्रिंस एजुकेशन हब की कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना का रिजल्ट है। कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रिंस एजुकेशन हब हर साल 50 बच्चों को गोद लेता है। शर्त यह है
कि वो बच्चा जरूरतमंद होने के साथ प्रतिभावान भी हो, जरूरतमंद भी हो लेकिन पढ़ने में अच्छा भी हो। उनकी पढ़ाई, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, कपड़े, उनकी स्टेशनरी, उनकी बुक्स, ए से लेकर के जेड तक उनकी एजुकेशन पर जितना भी खर्चा होता है प्रिंस एजुकेशन हब उसको वहन करता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, आपके आसपास भी, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके आसपास के गांव में, आपके परिचय में अगर कोई गुदड़ी का लाल है, अगर कोई धूल में पड़ा हुआ हीरा है, अगर खेत पे की मेड़ पर बैठी हुई कोई प्रतिभा है, या यूं कहूं कि कोई झोपड़ी की खोपड़ी है, तो उसे प्रिंस की दहलीज तक पहुंचाने में आप सहयोग करें। हो सकता है फिर से कोई मोहम्मद इदरीस एक कमरे के घर में पला बढ़ा डॉक्टर बन जाए। तो इदरीस, अब आपके बेंचमेट से मिलते हैं। बैचमेट भी रहे, बेंचमेट भी रहे, क्लास की वो लास्ट बेंच, और उस लास्ट बेंच पर आप दोनों का कब्जा। अभी इदरीस ने कहा कि आप कुबेर इदरीस के लिए प्रेरणा भी बने। आप एक प्रतिभावान विद्यार्थी रहे, आप आईसीआर में सेलेक्ट हुए, आप केवीपीवाई में सेलेक्ट हुए, आपने जेई मेन लिखा, उसमें भी 99 परसेंटाइल का आपने स्कोर किया, लेकिन सपना डॉक्टर बनने का था। फाइनली अब आप 635 नंबरों के साथ डॉक्टर बन चुके हैं। आपके बड़े भैया भी डॉक्टर हैं, एक अच्छे आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार से आप संबंध रखते हैं, आपके पिता का आपके क्षेत्र में बड़ा नाम है। तो ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इदरीस, परिस्थितियों की उपज है, आप अच्छे संसाधनों को काम में लेते हुए आगे बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मतलब कि जब हम मिले थे तो जब इदरीस से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं इसे जानता नहीं था। तो ये मतलब जैसे मेरे पास फ्लोर पे आया था कि इसी दोस्त से मिलने, तो जस्ट उसी दिन इनसे मुलाकात हुई, तब पता चला कि इदरीस के इतने नंबर हैं और ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ने में था। तो जिस पहली मुलाकात में ही जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई हम दोनों की। जिस दिन पहले दिन मिले, उसी दिन पहले दिन से ही बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मिले। तो फिर उसके बाद अगले दिन, जब मैंने उससे पहले क्लास में नहीं देखा था इसे, फिर जब अगले दिन जब क्लास गए, जब इसे देखा तो कोइंसिडेंस हो चाहे कैसे हो, लेकिन हम दोनों साथ बैठे। तो बस उस दिन के दिन वो पहला दिन था और आखिरी तक बस साथ ही रहे। हम हॉस्टल में भी आते, कहीं भी जाते, मोस्टली साथ ही, हर जगह। जब से मैथ्स भी जाते तो भी इदरीस नहीं रहता तो भी ऐसे लगता था कि यार आज वो कहाँ गया। नहीं मिलते तो भी जैसे कहीं भी हो, बस इदरीस ऐसे साथ थे। हाँ, हालांकि हम जैसे इदरीस के साथ बैठते थे तो एक ये भी फ़ायदा था कि जैसे क्लास का ब्रेक होता था तो ये बहुत अच्छे शेर सुनाता था। अच्छा, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब आप जैसे डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो चाहे इसके अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये कभी भी हमेशा, ये एक मैं ही नहीं था, लगभग क्लास में 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जो अक्सर इसके पास कभी भी डिमोटिवेट होते थे तो इदरीस के पास आते थे। अच्छा, भाई ऐसा लग रहा है, अब क्या करें। तो इसके पास हमेशा, खुद चाहे इसके मार्क्स कभी कम आए हो, खुद चाहे कितना डिमोटिवेट रहा हो, खुद के अंदर क्या चल रहा था, ये खुद चाहे किसी भी परिस्थिति से चल रहा हो, लेकिन अगले खुद के साथ वाले के साथ कभी भी उसे कभी गिरने नहीं दिया। हाँ, ये दोस्ती के ऊपर एक विद्वान ने लिखा है कि ए दोस्त, तुम मुझसे आगे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तेरा अनुसरण नहीं कर पाऊँ, तुम मुझसे पीछे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तेरा नेतृत्व नहीं कर पाऊँ, लेकिन तू मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जरूर चलना, ताकि जिंदगी में जब कभी तू गिरे तो मैं उठा लूँ और मैं गिरूँ तो तू उठा ले। आप दोनों की दोस्ती इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। तो इदरीस, मैं चाहूँगा कि एक हौसला बढ़ाने वाला शेर आपकी तरफ से हो जाए। जब इसने कहा कि आप इनका हौसला बढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे, तो आप क्या ऐसी क्या बात इनको बोलते थे, जो बात आप इनको बोलते थे? शेर तो मुझे कोई याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं इससे अक्सर यही कहता था कि मतलब तू किस बात पे इतना फ़िक्रमंद हो रहा है। इसने इस बार फिर से केवीपाई दिया था, तो तू किस बात पे फ़िक्रमंद हो रहा है। अगर नीट में नहीं हुआ तो नीट आखिरी तो चीज़ नहीं है। नीट नहीं होने का मतलब ये तो नहीं है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, और तेरे पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो दुनिया के उन बच्चों में है जो ये शर्फ हासिल कर ही नहीं सकते जो तेरे पास है, तो तुझे किस बात का गम है। क्या बात, बस ये बात है। बिल्कुल। तो कुबेर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी भी बहुत रोचक है। आपने अभी मुझे बताया कि आप जब 11th में आए तो -18 नंबरों से आपने शुरुआत की थी,
और -18 से 635 नंबरों तक का ये सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा होगा। जब -18 आए तो आप 7 पीढ़ियों तक ने ये मान लिया होगा कि कुबेर कभी डॉक्टर तो कम से कम नहीं बन पाएगा, लेकिन आप लगे रहे, इदरीस जैसे अच्छे दोस्त आपको मिले। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो जब शुरुआत करते हैं तो थोड़े से मार्क्स कम आते हैं, एवरेज मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, पेरेंट्स भी होप छोड़ देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। -18 से 635 नंबर तक का सफ़र। सर मैं बताऊंगा कि जैसे जब मैं 11th में आया तो मेरे कभी पूरी 11th में 200 से ऊपर कभी नंबर नहीं आए, और अगर कभी 150 से प्लस भी आए होंगे तो वो भी एक इत्तेफाक से आए होंगे, कभी मेरा उसमें कोई योगदान नहीं रहा। ऐसे आ गए मतलब, और मुझे उस समय बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भैया डॉक्टर थे तो मुझे बायो लेना कंपलसरी हो गया, मतलब ज़बरदस्ती बायो दिला दी। तो बस मेरा एक ही मोटिव था कि कैसे भी ये समय निकल जाए, उसके बाद घर जाएंगे, बस यही चीज़। बायो लेना आपकी मजबूरी थी? मजबूरी, जबरदस्ती मुझे बायो दिलाई गई, बोला कि बस तुम्हें रुकना है। मैं ये भी कहूँगा कि जब मैं था तो अगर जब मैं जैसे मैं पालवास रोड गया पीसीपी में, तो जब मैंने वहाँ का जो माहौल देखा तब मुझे लगा कि काश अगर मैं यहाँ भी होता तो शायद इतना, मैं जैसा कि जितना टाइम मैंने लगाया जो भी कुछ हुआ तो इतना नहीं होता। हो सकता है कि क्योंकि जो केयरिंग है, जो उस समय अगर कोई मुझे इस चीज़ बता देता, जैसे उस समय जब भैया थे तो भैया सिर्फ मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी यहाँ रुका रहे, लेकिन प्रिंस का एक अलग माहौल था पालवास पे। जैसे पहले जैसे पालवास जब गया तो जब मैंने देखा कि वहाँ सब बच्चे, जैसे 12th वाले जो बच्चे थे, लगभग हर किसी बच्चे के विद 12th इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ 12th के साथ इतना अच्छा रहता होगा। लगभग बच्चे बाउंड्री पर सेलेक्ट जो थे उस थे, और काफी सारे बच्चे बाउंड्री पर विद 12th। तो वो एक, क्योंकि इतने लिमिटेड बच्चे थे, उनमें भी इतने सारे बच्चे इतने अच्छे स्कोर पर। जैसे कि मैं पहले पिपराली रोड था तो अदर इंस्टीट्यूट में था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर मैं पहले अगर इस जगह आता तो बात कुछ और होती। तो वो एक चीज़ रही कि मतलब कि हो सकता है कि मैं उस समय वहाँ जाता तो कुछ और होता। आपने पीसीपी के रिसोर्सेज का पूरा दोहन किया है। मुझे सुरेश सर बता रहे थे कि कोरोना के टाइम में आप अक्सर जो एडीएम ब्लॉक है उसकी एसी और सोफे का भरपूर फ़ायदा उठाते थे। बहुत बार तो आप रात को सोफे के ऊपर ही सो जाते थे, देर तक पढ़ते थे और उसके बाद में उस सोफे को ही अपना बिस्तर बना लेते थे। तो पीसीपी का ये अनुभव कैसा रहा? बहुत बार आप पेरेंट्स को, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुबेर इतना घुल मिल गया था, फेमिलियर हो गया था पीसीपी के साथ कि कई बार पेरेंट्स आते हैं, उनको विजिट करवा देना, उनकी काउंसलिंग करना कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है यहाँ की रियलिटी क्या। कितना प्यार करता था ये पीसीपी से। बच्चों को कई बार जो अपने जूनियर्स थे उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना, उनके डाउट सोल्व करना, और वो भी डाउट काउंटर पर बैठ करके, इन सारी चीज़ों को, यहाँ के माहौल को इसने पूरा एंजॉय किया। हालांकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये राउंड द क्लॉक कोचिंग के टच में रहना, कोचिंग के संपर्क में रहना, वहीं कोचिंग में सोफे पे सो जाना, देर रात तक पढ़ते रहना, साथ वालों को डाउट्स बताना, अपने जूनियर्स को डाउट्स बताना, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, बच्चों को स्टडी मटेरियल रूम में जाकर के मटेरियल देना अगर वहाँ कोई आदमी नहीं है। तो ये संस्था से लगाव का बहुत बड़ा प्रमाण है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जब जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हम सभी को घर भेज दिया गया। तो जब घर गया तो उसके बाद मैंने वहाँ 1-1.5 महीने कुछ भी नहीं पढ़ा। हालांकि रिसोर्सेज सब था, लेकिन मन ही नहीं करता था। कभी घर पे बस था तो बस ये था कि बस खेलो, ये करो। कभी तो फिर जैसे मैंने घर पे बात की कि मुझे वापस जाना है, जैसे मैंने फिर यहाँ बात की विकास सर से, सुरेश सर, तो उनसे बात की तो मैं वापस आ गया। तो यहाँ फिर मैंने जैसे कोचिंग के पास ही रूम लिया, वहीं मैं पढ़ता था। फिर जैसे धीरे धीरे मैं कोचिंग आने लगा तो वहाँ पे जो गार्ड सर थे उनका सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहा, और इन दोनों सरों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। तो ये इन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया कि आप यहाँ रहो। तो धीरे धीरे जब कोचिंग इतना सपोर्ट कर रही थी, तो जैसे काफ़ी लोग आते थे जो आगे जैसे नेगेटिव बात करते थे कि यहाँ ऐसा, यहाँ वैसा। तो मतलब जब मैं खुद जो चीज़ें मैंने देखी, जो जिन चीज़ों से जैसे मैं गुजरा, तो
जो सच में जो बात सही थी और जो लोग गलत बता रहे थे, तो बस मैं उनका वो बताता था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी अफवाहें आप जो सुनते हो। जैसे वो बोलते थे कि प्रिंस का नाम तो बस डिफेंस में है, प्रिंस तो बस स्कूल में है, नीट जेई में तो कुछ नहीं है, इनका कुछ रिजल्ट नहीं है। तो तब मैं उनको बताता था आप बिना डाटा बिना कुछ ऐसे कैसे बोल सकते हो। हमने जब ये ज्वाइन की है तो मैंने खुद 1 साल यहाँ बिताया है। हालांकि उस साल मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, उसका भी वो रीज़न कुछ और था, वही जेई मेंस वाला। हालांकि और जेई मेंस में सेलेक्ट होना भी मेरा लॉकडाउन में यहाँ आना था, क्योंकि और कुछ था नहीं, मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहता था वहीं। तो वो एक रीज़न था। लेकिन यही है कि प्रिंस के साथ जो मैंने जो टाइम बिताया ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम था। वो जो सपोर्ट, वो जो एक बहुत ही अच्छा टाइम था। चलिए, तो आप दोनों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों खूब प्रगति करो और ये दोस्ती, ये याराना, ये मोहब्बत, ये प्यार आपके बीच इसी मानी बना रहे। और मैं तो ईश्वर से भी दुआ करूंगा कि आपके मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो आपको कॉलेज भी सेम मिल जाए, लेकिन वहाँ बैक बेंचर नहीं रहना है, वहाँ फ्रंट रो में बैठना है। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सर।